जो भी एडवोकेट होता है वो स्टार्टिंग फेज में होता है तो वो पैसों के पीछे भागता है और पैसों के पीछे भागने के साथ साथ ना तो उसके हाथ में पैसा लग पाता है और ना ही क्लाइंट। तो इसके पीछे आप क्या कहना चाहेंगे? अगर 1% रिजल्ट नहीं आता तो फिर एक वकील की रेस्पेक्ट घटती है, परमिंदर भाटी की नहीं, एक वकील की रेस्पेक्ट घटती है। तो इसमें जो एमएलसी स्नातक है इसमें कौन कौन लोग वोट डाल सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। स्नातक और शिक्षक वर्ग से भी एमएलसी चुने जाते हैं। आपकी इतने सालों की वकालत में कोई एक ऐसा किस्सा बताइए जो आपको अभी तक याद हो और मतलब आप हमेशा उस किस्से को सुनाकर दूसरों को इंस्पायर करते हो। तो कई बार उनको ये लगता है कि जब मैं शुरू कर रहा था तो मैं भी इसी तरीके से आर्गुमेंट करता था और ये उम्मीद करता था कि मेरी आर्गुमेंट से न्यायपालिका प्रभावित हो और सही फैक्ट को सुन करके और सही निर्णय दे। तो जी एक मेरा आपसे सवाल ये है कि ऐसे 3 मूल मंत्र या 3 ऐसी बातें जो एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर को अपने चैम्बर की दीवार पर लिखवा लेनी चाहिए ताकि वो आगे चल के उन गलतियों को ना करे। जो पढ़ा लिखा समाज है बेरोजगारी से दूर रह करके वो एक हिस्सा बनना चाहता है ताकि वो अपने आप को समृद्ध कर सके और सरकार की व्यवस्था में अपनी हिस्सेदारी करके समाज में और सरकार के माध्यम से एक बेहतर सेवा करने की स्थिति में आए, वो वंचित रह जाता है। वकील को गारंटी इस बात की लेनी चाहिए कि मैं जिस केस में अपियर होऊंगा उस केस में बेहतर तरीके से आर्गुमेंट करूंगा, आपके फैक्ट रखूंगा, रिजल्ट देना पक्ष या विपक्ष में वो जज का और मजिस्ट्रेट का काम है। जो आपको ये टिकट मिला है ये आपके स्ट्रगल से मिला है, आपकी मेहनत से मिला है या फिर उनके विश्वास से मिला है? नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल द ग्रैंड स्टेज पर। एक ऐसा स्टेज जहां पर आपको ऐसी ऐसी शख्सियत देखने को मिलती हैं जिन्होंने ग्राउंड रियलिटी पर काम किया हो और जो जीरो से आज की डेट में हीरो बने हो। इसी तरीके से आज हमारे साथ हैं एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 90s में अपनी वकालत एज अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर स्टार्ट करी और आज राष्ट्रीय पार्टी से टिकट मिला है एमएलसी स्नातक का। तो हमारे साथ हैं एडवोकेट परमेंद्र भाटी जी। नमस्कार जी। नमस्कार। मैं चाहूंगा कि आप छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे दर्शकों को। सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक नमस्कार। मेरा नाम परमेंद्र भाटी एडवोकेट है। मेरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशन नोएडा गौतम बुद्ध नगर का 2 बार प्रेसिडेंट रहा हूँ और वकालत के साथ साथ राजनीतिक पृष्ठभूमि होने की वजह से एक हमेशा ये मन में रहा कि राजनीतिक क्षेत्र में आकर के कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें की जाएं जिससे क्षेत्र, समाज और प्रदेश और देश में कोई ऐसा अनूठा कार्य किया जाए जिससे इस क्षेत्र की जनता को, समाज को और राजनीतिक सोच को मजबूत किया जा सके। जी, तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि क्योंकि एज अ एडवोकेट एक वकील अपने आप में इतना सक्षम होता है, उसके बाद भी एज अ एडवोकेट ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि आपने कोर्ट से और पॉलिटिक्स के कॉरिडोर तक का ऐसा क्या आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया कि आपको पॉलिटिक्स में आने का मतलब आपका इंटरेस्ट बढ़ा? देखिए, जहाँ तक एडवोकेट्स का मामला है, एडवोकेट्स जिस दिन बनता है वो क्योंकि भारतीय संविधान की व्यवस्था के सारे नियम परिनियम को जानते हुए और प्रैक्टिस में उनको अंगीकृत करके समाज के प्रत्येक वर्ग के शोषित और वंचित व्यक्ति को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ता है, तो उसके अंदर अपने आप में लीडरशिप के गुण आ जाते हैं और लीडरशिप के गुण आते हैं तो वो अपने आप ही एक राजनीति का हिस्सा होता है। और मैं समझता हूँ कि देश में जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था तो उस समय जो जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे उसमें या तो वो अधिवक्ता थे या शिक्षाविद थे या भिन्न भिन्न पेशे से जुड़े हुए लोग थे। तो निश्चित तौर पर अधिवक्ता प्राथमिक स्तर पे ही पॉलिटिशियन होता है और मेरा ये मानना है
कि हर पेशेवर व्यक्ति को अगर उसका शौक है तो उसमें राजनीति में आना चाहिए, ताकि ये राजनीति एक ऐसा विषय है जो आम जनता की तस्वीर को एक अच्छी रूप दे सकता है, एक ऐसा सुगम रास्ता बनाने की क्षमता सदन में जाकर के ऐसे नियम और कानून बना करके उनके माध्यम से क्षेत्र की जनता को सजग कर सकता है, उनको शोषण से मुक्ति दिला सकता है, उनको न्याय दिलाने की लड़ाई में अपनी भूमिका निभा सकता है। तो निश्चित तौर पर हर पेशेगत व्यक्ति को जिसमें थोड़ा सा भी राजनीति के प्रति लगन है, निश्चित तौर पर उसको राजनीति का हिस्सा बनना चाहिए। जी, तो मेरा अब आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आपको मेरठ खंड से एमएलसी का एक राष्ट्रीय पार्टी से एमएलसी के कैंडिडेट है। भारतीय संविधान में ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि स्नातक कोटा में एक सीट रिजर्व करनी पड़ी जिसमें उन्होंने कैंडिडेट लाया? क्या उनका ऐसा लाभ है? निश्चित तौर पे सागर जी, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और भारतीय संविधान को बनाने वाले अधिवक्ता थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उस संविधान निर्माता समिति के अध्यक्ष थे। और निश्चित तौर पर किसी भी समिति का जब कोई अध्यक्ष बनाया जाता है तो कहीं ना कहीं उसमें एक विशेष योग्यता का भाव बेहतर होता है बनिस्पत और सदस्यों के लिए। हालांकि वो सारे सदस्य योग्य थे, बावजूद इसके कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सिंबल ऑफ नॉलेज माना गया है। उनके पास उस समय भी दुनिया में सबसे ज्यादा शिक्षा थी, वो सबसे ज्यादा दुनिया के विद्वान माने गए हैं। तो उस समय की परिस्थिति में आज ग्रेजुएट होना एक आम बात है, लेकिन यदि आप 75 वर्ष पहले जाएंगे, जहां शिक्षा के केंद्र नहीं थे, लोगों के पास साधन नहीं थे, लोगों के पास शिक्षा प्राप्त करने के व्यवस्था नहीं थी, तो उस समय ग्रेजुएट होना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। ग्रेजुएट लोगों के माध्यम से एमएलसी का चुनाव होना और उस चुने हुए व्यक्ति को सदन का हिस्सा बनाना, इसलिए उसके पीछे का जो मूल उद्देश्य था कि जब सदन में किसी विषय पर चर्चा हो तो उस समय पेशेवर लोग उस सदन का हिस्सा बने जो आम चुनाव के माध्यम से सदन में नहीं पहुंच पाते हों। तो आज की बदली हुई परिस्थिति दूसरी है, लेकिन जो आपका क्वेश्चन है वो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। और संविधान का जो भारतीय संविधान ने एमएलसी ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाने का जो निर्णय लिया, उसके पीछे का मूल उद्देश्य था कि वहां पेशेवर लोग जाएं और जब किसी सदन में किसी विषय पर चर्चा हो तो वो चर्चा एक अच्छा परिणाम दे और चर्चा में हिस्सेदारी महत्वपूर्ण तरीके से एक ज्ञानी व्यक्ति की अपने पेशे के अनुभव के माध्यम से हो। तो ये एक मूल उद्देश्य है। स्नातक क्षेत्र से एमएलसी चुनने की व्यवस्था बनाई गई थी भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा। जी, तो इसमें जो एमएलसी का चुनाव होता है, एमएलसी के चुनाव की प्रक्रिया क्या है और जो वो वोटर है वो वोटर वोट क्यों दे आपको? ऐसा क्या रीजन है कि वो वोटर आपको वोट देगा? देखिए, एमएलसी ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी के निर्वाचन की जो प्रक्रिया है बहुत सिंपल है। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। हिंदुस्तान के मात्र 6 प्रदेशों में 2 सदन की व्यवस्था है और विधान परिषद में वैसे तो अलग अलग तरीके से लोग निर्वाचित होते हैं। विधायकों की संख्या बल के आधार पर विधायकों के मतों से, स्थानीय निकाय के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से और राज्यपाल द्वारा भिन्न भिन्न क्षेत्रों में
उत्कृष्ट कार्य करने वाले ऐसे व्यक्ति सदन का हिस्सा बनाए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। इसके अलावा तो इसमें जो एमएलसी स्नातक है, इसमें कौन कौन लोग वोट डाल सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। स्नातक और शिक्षक वर्ग से भी एमएलसी चुने जाते हैं। क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी से मेरठ सहारनपुर खंड से ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी का प्रत्याशी हूं, जहां तक ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी में मतदाता बनने की प्रक्रिया है वो बहुत सिंपल है। अगर कोई व्यक्ति जो 2022 तक जो वर्तमान में इलेक्शन होगा, जब भी इलेक्शन होता है उस इलेक्शन होने के 3 वर्ष के पूर्व जो व्यक्ति ग्रेजुएट हो चुके हैं वो सारे मतदाता बनने की अहर्ता रखते हैं। तो वर्तमान में क्योंकि चुनाव 2026 में होना है, तो 1 नवंबर 2022 तक जो व्यक्ति ग्रेजुएट हो चुका है, चाहे वो उसकी किसी भी उम्र का हो, किसी भी पेशे में हो, किसी भी व्यवस्था में हो, रोजगार हो, बेरोजगार हो, वो सब मतदाता बन सकते हैं। और मतदाता बनने के लिए मात्र एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी, एक ग्रेजुएट के रिजल्ट्स की फोटोकॉपी फाइनल ईयर की, या डिग्री की फोटोकॉपी, एक फोटो के साथ आवेदन फॉर्म जमा होता भरना पड़ता है। और आवेदन में उसमें नाम, पते, आधार कार्ड नंबर, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना गांव, अपना कस्बा या अपना मोहल्ला, अपना वार्ड, अपनी तहसील, अपनी विधानसभा, अपना डाकखाना, ये सारी चीजें उसमें लिखनी पड़ती हैं। किस विश्वविद्यालय से उसने ग्रेजुएट की है और किस ईयर में की है, वो सारे उसमें एंट्री करनी पड़ती हैं। वो फॉर्म भर जाता है। निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए मतदाता पंजीकृत होने के केंद्रों पर वो आवेदन पत्र जमा किए जाते हैं। और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के सेक्शन 22-23 के तहत नामांकन होने के दिन तक मतदाता बनने की प्रक्रिया चालू रहती है। अभी 2 चरण कंप्लीट हो चुके हैं। पहला चरण 6 नवंबर तक आवेदन फॉर्म जमा किए गए थे। उसके बाद आपत्ति और दावे 16 दिसंबर तक पुनः लिए गए थे और 6 जनवरी को मतदाता सूची जारी की जाएगी। उसके की आगे की जो प्रक्रिया है, कानून और नियम के तहत नामांकन के दिन तक वो चालू रहेगी। ये तो है मतदाता बनने की प्रक्रिया। दूसरा क्वेश्चन आपका ये था कि एमएलसी बनने के बाद या एमएलसी का इलेक्शन में हिस्सा लेने की क्या उम्मीदवार को जरूरतें होती हैं और क्या उसके उद्देश्य होते हैं। तो मैंने बताया कि एमएलसी बनने की जो प्रक्रिया है, ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी से भारतीय संविधान ने ये व्यवस्था दी गई है। और इसका मूल उद्देश्य ये है कि सदन में पेशेगत लोग जाएं, पढ़े लिखे लोग जाएं, और ताकि वो सदन का हिस्सा बनने के बाद सदन की गरिमापूर्ण व्यवस्था की हिस्सेदारी बने और एक बेहतर नियम और परिनियम बनाने में हिस्सेदारी करके एक ऐसी व्यवस्था बनाए जो पढ़े लिखे लोग को एक ऐसी अच्छी व्यवस्था देना ताकि समय पर, मान लीजिए कोई किसी पद के लिए वैकेंसी निकलती हैं, तो हमने देखा कई बार वैकेंसी निकलती हैं, उसके बाद
या तो वैकेंसी निकलने के बाद वो रद्द हो जाती हैं, या एग्जाम होने के बाद उसमें नकल माफिया आ जाते हैं, काफी इस ज्यादा चर्चा में है ये तो अब। इस वजह से रद्द हो जाती हैं, या परिणाम में देरी होती है, या परिणाम आने में कई इस तरीके की खामियां रह जाती हैं, जिससे एक आक्रोश बनता है, वाद विवाद में फंसता है और नियुक्तियों तक वो नहीं पहुंच पाता। या कई बार जो आयोग जिन नियुक्तियों के लिए भारतीय संविधान की व्यवस्था के तहत प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार द्वारा बनाया जाता है, उनमें जो अधिकारी नियुक्त होते हैं कई बार वो रिक्त हो जाते हैं, जिस कारण से जो पढ़ा लिखा समाज है बेरोजगारी से दूर रह करके वो एक हिस्सा बनना चाहता है, ताकि वो अपने आप को समृद्ध कर सके और सरकार की व्यवस्था में अपनी हिस्सेदारी करके समाज में और सरकार के माध्यम से एक बेहतर सेवा करने की स्थिति में आए, वो वंचित रह जाता है। तो मेरा उद्देश्य इस चुनाव लड़ने के पीछे सिर्फ ये है कि ऐसी सारी कुरीतियां, ऐसी सारी अव्यवस्थाएं जो सरकार समय पर वैकेंसी ना निकालती हो, या वैकेंसी निकालने के बाद समय पर एग्जाम ना करा पाए, या एग्जाम होने के बाद नकल माफियाओं के घुसने की वजह से वो रद्द हो जाएं, या एग्जाम होने के बाद भी रिजल्ट समय पर ना आए, या रिजल्ट भी किसी कारणवश अव्यवस्था का हिस्सा बन करके पारदर्शितापूर्ण व्यवस्था के तरीके से न घोषित हों। उन सब ऐसी जो कुरीतियां हैं, ऐसी जो अव्यवस्था है, उनको दूर करने का मेरा प्रथम उद्देश्य है। इसी वजह से मैं एमएलसी ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी से प्रत्याशी बनाऊं। मैं धन्यवाद देता हूं भारतीय राजनीति के पुरोधा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को, जिन्होंने एक अधिवक्ता वर्ग से प्रथम बार पार्टी का प्रत्याशी बनाया। और क्योंकि मैं लंबे समय से अधिवक्ता हूं, बार का 2-2 बार मैं प्रतिनिधित्व कर चुका हूं, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का भी मैं 2 बार चुनाव लड़ चुका हूं, तो मेरठ और सहारनपुर खंड के 9 जनपद, मेरठ, बागपत, हापुड़, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, सहारनपुर खंड के 3 जनपद, मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर, 9 जनपदों में फैला हुआ क्षेत्र है। 44 विधानसभाएं और 9 लोकसभाओं में ये परिक्षेत्र फैला हुआ है, और लगभग 4 लाख से ज्यादा ग्रेजुएट इस परिक्षेत्र में हैं। उन सब के बीच से एक प्रतिनिधित्व चुन करके जाए तो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, कानून को जानने वाला, एक अनुभव के साथ जाए, ये पार्टी की एक पॉलिसी रही, जिस वजह से मुझे ये आदेश दिया गया। और उस आदेश का ये प्रभाव हुआ कि 9 के 9 जनपद में लगभग 50,000 अधिवक्ता विधि व्यवसायरत है। 9 के 9 जनपद की डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन, तहसील की बार एसोसिएशन, रजिस्ट्रार की बार एसोसिएशन और टैक्सेशन बार एसोसिएशन ने बुला करके मुझे इस बात के लिए समर्थन दिया कि पहली बार अधिवक्ता समाज से कोई व्यक्ति एमएलसी ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी से प्रत्याशी बनाया है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हम अपने अधिवक्ता साथी के साथ खड़े हैं और अधिवक्ता को इस बार हम अपने मध्य से जिता करके सदन का हिस्सा बनाएंगे। मैं उन सभी अधिवक्ता साथियों का, उन अधिवक्ता साथियों के समस्त परिवार का मैं आपके इस चैनल के माध्यम से वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उनको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने राजनीति के
किसी भी बिंदु से ऊपर उठ करके मुझे सहयोग और समर्थन दिया है और लगातार दे रहे हैं। जी, जैसे कि अभी आपने बताया, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, तो काफी हमारे भी सुनने में आया कि आप काफी उनके चहेते रहे हैं। तो मेरा अगला सवाल इसी चीज से रिलेटेड है कि जो आपको ये टिकट मिला है, ये आपके स्ट्रगल से मिला है, आपकी मेहनत से मिला है, या फिर उनके विश्वास से मिला है? देखिए, मेहनत तो होती है, बहुत सारे सभी लोग पार्टी में मेहनत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को धन्यवाद दूंगा कि वो स्वयं एक पेशेवर हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, पेशे से इंजीनियर हैं, और उनको पढ़े लिखे लोगों पर हमेशा ज़्यादा भरोसा होता है। वो पढ़े लिखे व्यक्ति को ज़्यादा तरजीह देते हैं, और मैं समझता हूं कि इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मुझे उन्होंने प्रत्याशी बनाया। और वैसे भी राजनीति में जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, हमारे जितने भी स्वतंत्र सेनानी थे, वो सारे वो लोग थे जो अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने पेशे में महारत हासिल थी। उनके विचार, उनकी नेतृत्व क्षमता का परिणाम था कि देश आजाद हुआ। और जिस पार्टी में, जिस संस्था में शिक्षित लोग होते हैं, पेशेवर लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो परिवार, वो समाज, वो पार्टी हमेशा तरक्की करती है। क्योंकि आप किसी व्यक्ति को अपने धन की ताकत से, बल की ताकत से प्रभावित नहीं कर सकते। अगर आप किसी को प्रभावित कर सकते हैं तो अपने विचारों से कर सकते हैं, अपनी मानसिकता को सुदृढ़ता के आधार पर कर सकते हैं, अपनी जो एक आपके अंदर रॉयलनेस होती है, एक सहयोगात्मक क्षमता होती है, उससे कर सकते हैं। और ये सारी चीजें, अधिकतम मेरा जो अनुभव है वो शिक्षित व्यक्ति में ज्यादा होती हैं। इसके बावजूद भी हमारे बुजुर्ग और जो लोग रहे हैं, भले उनमें शिक्षा कम रही हो, लेकिन उनका अनुभव इतना बड़ा था कि वो अपने अनुभव के आधार पर समाज को दिशा देते थे। फिर भी कहीं ना कहीं उनके अंदर भी ये टीस रही होगी, काश हम और ज्यादा शिक्षित होते तो हम बेहतर एक परिणाम समाज के लिए दे सकते थे। तो निश्चित तौर पर जब पार्टी का मुखिया पढ़ा लिखा है और एक पेशेवर है, एक पेशे से इंजीनियर है, तो निश्चित तौर पर जैसा व्यक्ति होता है उसी तरीके के लोगों को भरोसा रखता है और तरजीह देता है। और इसी का परिणाम है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अखिलेश यादव जी द्वारा मुझे अधिवक्ता के नाते ये आदेश दिया गया कि मैं पढ़े लिखे लोगों के लिए प्रतिनिधि के तौर पर जाऊं और उनका प्रतिनिधित्व बन करके सदन का हिस्सा बनूं। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का भी वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं। तो जी, एक मेरा आपसे सवाल ये है कि ऐसे 3 मूल मंत्र या 3 ऐसी बातें जो एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर को अपने चैम्बर की दीवार पर लिखवा लेनी चाहिए ताकि वो आगे चल के उन गलतियों को ना करे। अभी हमने बताया कि आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर, आपके स्टार्टिंग थी और 90s में आपने अपनी वकालत चालू करी। इस बीच इतने सालों में बहुत से ऐसे उतार चढ़ाव आए होंगे। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि इंडिया में अगर कोई लॉयर नेता बनना चाहे तो ऐसी क्या मुश्किलें हैं जो उसको फेस करनी पड़ेंगी? देखिए सागर भाई, जहाँ तक फर्स्ट जनरेशन लॉयर की बात है तो निश्चित तौर पर बहुत ही संघर्ष भरा रास्ता है। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि आपके पास क्लाइंट का आपके प्रति भरोसा होना। और क्योंकि आप फर्स्ट जनरेशन के जब लॉयर बनते हैं तो आपकी पृष्ठभूमि वकालत की नहीं होती है। अब आप पर भरोसा क्यों करें, आपको परिणाम देने पड़ते हैं। और कई बार ये होता है कि जब क्लाइंट आता है तो वो ये देखता है, प्रैक्टिकल जो हमने फेस किया है, कि वहाँ नए वकील भी होते हैं और सीनियर्स वकील भी होते हैं। हर व्यक्ति ये चाहता है किसी भी उसमें कि मेरा जो केस है वो एक अनुभवी और
बेहतर नॉलेज रखने वाला अधिवक्ता मेरी पैरवी करे। इसके बीच में जब नया अधिवक्ता आता है तो उस पर भरोसा करना बहुत ही मुश्किल कार्य होता है। तो नई जनरेशन का वकील इस जद्दोजहद में होता है कि मेरा जो क्लाइंट है वो मुझ पर कैसे भरोसा करे। तो कई बार ये होता है कि हमने ये किया है कि भाई ठीक है, आप जो हमें खर्चा दे दीजिए, फीस जब दे दीजिए, पहले आप हमारी बहस सुन लीजिए, पहले हमारी प्रैक्टिस देख, पहले हमारी बहस सुन लीजिए, क्योंकि कानून हमने भी वही पढ़ा है। भले ही हमारे पास अनुभव कम है, लेकिन हमारे पास अपनी बात कहने का ढंग है। और न्यायपालिका इस बात को नहीं देखती है कि ये नया वकील है या पुराना वकील है। बहस हमेशा फैक्ट पे होती है, लॉ पे होती है। और जब आप बेहतर तैयारी के साथ अपनी बात को कोर्ट में रखते हैं तो नए अधिवक्ता से कोर्ट भी ज्यादा प्रभावित होती है, उसे भी इंटरेस्ट होता है कि यार ये नया वकील है, कितनी बढ़िया बहस कर रहा है, कितनी नॉलेज है इसको। तो वो कई बार आपकी गलतियों को इग्नोर कर देते हैं और उनके मन में ये इच्छा होती है कि उनका अपना बचपन याद आ जाता है। उनको लगता है यार कभी हम भी तो इस दौर से आए थे, तो चलो हम अपने पास से कुछ ऐसी चीज जोड़ देते हैं। मेहनत की है जो, क्योंकि फैक्ट तो जज और मजिस्ट्रेट भी जानते हैं। जब उनके सामने पत्रावली होती है, केस डायरी होती है, फैक्ट होते हैं, तो सारे सबूत उनके पास होते हैं प्रमा फेसाई, तो उन्हें भी पता लगती है, वो भी पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या रिजल्ट आ सकता है। तो कई बार उनको ये लगता है कि जब मैं शुरू कर रहा था तो मैं भी इसी तरीके से आर्गुमेंट करता था और ये उम्मीद करता था कि मेरी आर्गुमेंट से न्यायपालिका प्रभावित हो और सही फैक्ट को सुन करके और सही निर्णय दे। क्योंकि जब अनुभवी व्यक्ति अधिवक्ता बहस करता है लंबे समय बाद, तो उसे रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसके पे रिजल्ट उसके फेवर में आए या डिसफेवर में आए, उसकी वकालत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आम हो जाता है उस चीज, उसके लिए वो आम बात है। लेकिन नया अधिवक्ता जब प्रथम बार कोर्ट में पेश होता है तो जीवन का, उसका पूरी लाइफ का वो ऐसा दिन होता है जिसको वो जीवन भर याद करता है। और उसके परिणाम को, चाहे उसके पक्ष में आए चाहे विपक्ष में आए, उसको भी वो जीवन भर याद करता है। और उस मुकदमे में जितनी उसको फीस मिली उसको भी वो जीवन भर याद करता है। तो हर वकील के जीवन में ये दौर आता है। विशेषकर जो फर्स्ट जनरेशन के लॉयर हैं उनको ज्यादा संघर्ष इसलिए करना पड़ता है, उनकी अपनी कोई पृष्ठभूमि वकालत की नहीं होती, उनको कोई बताने वाला नहीं होता। और कई बार ये होता है कि लोग संकोच कर जाते हैं सीनियर से पूछने से। लेकिन वकालत का एक ऐसा समुद्र है जिसमें कभी भी कोई कंप्लीट नहीं हुआ, चाहे वो एक दिन का वकील है चाहे वो 50 वर्ष का वकील है, वो उसकी कभी नॉलेज कंप्लीट नहीं होती है। क्योंकि नए नए रोज तथ्य आते हैं, नए नए तरीके अपराधियों द्वारा अपनाए जाते हैं या नए नए तरीके के आपसी विवादों में बिंदु तय होते हैं। तो नए जो फर्स्ट जनरेशन के वकील हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि एक तो उनको जो उनके पास केस आए उस पर उनको पूरा फोकस करके उसकी स्टडी करनी चाहिए। उन्हें रिजल्ट से के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि रिजल्ट ओरिएंटेड मेहनत करनी चाहिए। दूसरा, उससे पहले उनको क्या करना होता है कि क्योंकि एक वकील को समाज से जुड़ा हुआ पेशा है ये, तो आपके हर व्यवहार को समाज देखता है। आप लोगों के बीच में जब जाते हैं तो आप क्या पहनते हैं, कैसा बोलते हैं, कैसा आचरण करते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, और आपकी वाक्पटुता क्या है, आप कितने सकारात्मक अंदाज में लोगों के बीच में अपनी पैठ बनाते हैं, लोगों के बीच में अपना विश्वास कायम करते हैं, ताकि लोग ये देखें कि भले ही नया लड़का है लेकिन उसके अंदर नॉलेज है, उसे अपनी बात कहने का ढंग है, वो आचरण में बहुत ही व्यवस्थित है और विद्वान है, अपने सब्जेक्ट की उसे नॉलेज है, तो हम इसे आजमा सकते हैं। तो जब आप भरोसा देंगे अपने व्यवहार से,
अपनी विद्वता से, अपनी भाषा शैली से, अपने पहनावे से, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपको कौन वाच कर रहा है, कहाँ कर रहा है। आपको बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा अपनी हर चीज पर। और ये प्रक्रिया लगभग, वैसे तो वकील को जीवन भर अपने आप को एक दायरे में रखना चाहिए, क्योंकि समाज का अधिवक्ता एक आईना होता है। जब कोई व्यक्ति शोषित होता है, पीड़ित होता है, तो वो एक उम्मीद की किरण अपने अधिवक्ता में देखता है। और अधिवक्ता अगर पेशेगत, व्यवहारिक है, विद्वान है, अपने सब्जेक्ट की नॉलेज रखता है और उसको पढ़ने की इच्छा है, क्योंकि वकालत का पेशा कभी कंप्लीट नहीं होता। हर बिंदु पे जितनी बार आप पढ़ोगे उतनी बार आपको नई चीज मिलेगी, और जितनी बार आप पढ़ोगे नई चीज मिलेगी, उतनी ही बेहतर आप कोर्ट को कन्विंस कर सकते हैं। कोर्ट जब आपका मुकदमा आता है तो कोर्ट बिल्कुल उसको नहीं पता होता कि फैक्ट क्या है, लेकिन जब सरकारी वकील या पक्ष का वकील, विपक्ष का वकील अपनी बात रखता है, फाइल उसके सामने होती है, तो फिर जज और मजिस्ट्रेट निचली अदालतों में विशेष तौर से उसको देखते हैं, अपना भी अनुभव उसके अंदर समावेश करते हैं, आपके तर्कों को भी उसका समावेश करते हैं। और मैं समझता हूं कि अपनी बात को जितने कम शब्दों में बेहतर तरीके से आप सम्मानजनक तरीके से कोर्ट में रख सकते हैं, तो निश्चित तौर पर कई बार आपको रिजल्ट आपके पक्ष में ना आए, लेकिन कोर्ट की नजरों में आपका सम्मान बढ़ता है। जब कोर्ट की नजर में आपका सम्मान बढ़ता है तो कई बार आप देखेंगे, मेरा अपना अनुभव है कि कई बार हमें ऐसा लगा कि नहीं, इस मुकदमे का रिजल्ट हमारे पक्ष में नहीं आएगा, लेकिन वो पक्ष में आ जाता है। और कई बार ऐसा हुआ है कि हम ये उम्मीद करते हैं 100% आएगा, कि 100% हम अनुभव के आधार पर कह सकते हैं कि इसका रिजल्ट हमारे फेवर में आएगा, लेकिन कई बार उसमें ऐसे फैक्ट आ जाते हैं कि कोर्ट चाहते हुए भी उसमें निर्णय आपके पक्ष में नहीं देती। तो इससे विचलित नहीं होना चाहिए, हमें अपना काम करना चाहिए, ताकि एक अधिवक्ता समाज में, बाहर के समाज में और न्यायपालिका के स्तर पर हमारी इमेज बेहतर डेवलप हो। और उस बेहतर डेवलप का ये रिजल्ट आता है कि जो आपकी इमेज का बखान आपका क्लाइंट करता है, उसका और कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है कि कोई आप स्वयं किसी को ये बता मैं बहुत बड़ा विद्वान वकील हूं, मुझे बहुत नॉलेज है, उसका कोई मायने नहीं है। जब आपका क्लाइंट आपसे संतुष्ट होकर के अपने घर जाता है, किसी समाज में चर्चा करता है, तो लोग जैसे डॉक्टर है ऐसे ही अधिवक्ता है। जब डॉक्टरों को किसी को कोई पीड़ा होती है, कोई बीमार होता है, तो वकीलों आपस में पूछते हैं भाई मेरे को ये प्रॉब्लम है, परिवार में चर्चा होती है, वो कह रहे फला डॉक्टर अच्छा है। ऐसे ही जब कोई परिवार में, समाज में किसी व्यक्ति का, चाहे पुलिस शोषण करे, प्रशासन शोषण करे, चाहे समाज का कोई वर्ग, कोई व्यक्ति शोषण करे, चाहे परिवार में भी उसको शोषित होना पड़े, तो उसको भी वकील के पास जाने से पहले उसके जहन में भी कई सारे अधिवक्ताओं के नाम होते हैं। और आज की स्थिति यह है कि ऐसा कोई परिवार नहीं बचा है जिसमें अधिवक्ता ना हो। ये अच्छी बात है कि कानून के जानकार जितने होंगे, अपराध उतने भी कम होंगे, परिवार भी अपराध से मुक्त होगा और पैरोकारी भी ज्यादा बेहतर होगी। समाज को सुधरने का कानून पढ़े लिखे व्यक्ति से ज्यादा और कोई बेहतर रास्ता नहीं है। आपने देखा होगा कि अधिवक्ता बनने के बाद कोई भी व्यक्ति अपने आप ही कानून का पालन करते हुए समाज की कुरीतियों से अपने आप को दूर कर लेता है, अपराध की प्रक्रिया से अपने आप को दूर कर लेता है। अपनी उस पृष्ठभूमि से गलती से अगर कहीं उसकी ऐसी सोसाइटी बन गई हो जहां लोग गैर कानूनी काम करते हों, उससे अपने आप को दूर कर लेता है। यानी उसे ये पता है कि मेरी इमेज, मेरी इज्जत, मेरी रेस्पेक्ट और मेरा पेशा तभी सुरक्षित है तब मैं अपने आप को कानून के दायरे में रखूं। तो मेरा तो पहली पीढ़ी के सभी समस्त अधिवक्ता साथियों को
ये संदेश है, ये मूल मंत्र भी है, ये निवेदन भी है कि आप पहले अपने आप को वकील माने, अपने आप को पेशेगत माने और उसी के पेशे के अनुसार अपना आचरण, अपना व्यवहार, अपनी जो स्टडी है उसको करें। और निश्चित तौर पर जब आप किसी एक मुकदमे की पैरवी बेहतर तरीके से करते हैं तो बहुत सारे वहां क्लाइंट और भी वकीलों के अपनी अपनी पैरवी के लिए आपके पीछे आते हैं, तो वो बहस को सुनते हैं। कई बार मेरा अपना अनुभव रहा है कि जब हमने किसी मुकदमे में बेहतर बहस की है तो कई बार हमारे पीछे पीछे चल करके वहां हमारी बहस सुनने के बाद हमारे साथ आए कि सर हमारा भी एक मैटर है, हमारा ये मामला है, इसमें हम आपको वकील करना चाहते हैं। तो ये उसका भरोसा हमारी स्टडी, हमारी बहस, हमारे तर्क और हमारी जो कोर्ट को कन्विंसिंग करने का तरीका है उससे बनता है। और उस विश्वास को वो ऐसा परिपक्व विश्वास होता है कि उसको कोई हिला नहीं सकता। अगर आपने समाज में किसी पीड़ित व्यक्ति के मन में अपनी योग्यता का पैमाना सिद्ध कर दिया तो आपको किसी भी लेवल पर वो फीस भी बेहतर दे सकता है। और गलती से कहीं आप किसी उसको रेमेडी भी ना दिला पाए तो वो ये मानेगा कि मेरा वकील इससे बेहतर नहीं कर सकता था, जो मेरे वकील ने किया मुझे न्याय नहीं मिला या मेरे पक्ष में निर्णय नहीं आया, वो एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन मेरे वकील में कोई कमी नहीं थी, मेरा वकील बहुत बेहतर है। या बेशक इसकी उम्र कम है लेकिन इसने बहुत बेहतर बहस की है। आपकी इतने सालों की वकालत में कोई एक ऐसा किस्सा बताइए जो आपको अभी तक याद हो और मतलब आप हमेशा उस किस्से को सुनाकर दूसरों को इंस्पायर करते हो। मेरा ये अनुभव मेरे सामने कई बार आया, मैं बता सकता हूँ कि एक बहुत ऐसा मामला था, मेरा व्यक्तिगत अनुभव स्टार्टिंग का था कि एक 307 का मैटर फेज 2 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अब तो सूरजपुर में होगी, पहले टेम्परेरी थी, 99 की बात है। तो वो मेरे पास आए, उन्होंने हमसे चर्चा की, तो वो हमसे इस बात की वजह से कि तो नए लड़के हैं और किसी बड़े वकील को करेंगे हम, तो हमने उनको समझाया, मैंने कहा जी आप फीस बाद में दे देना, खर्चा हमें दे दो और हम जो आपका केस लड़ेंगे और आपको लगे कि हमने आपकी बात को बेहतर रखा है तो उस समय आप हमें फीस दे देना। लेकिन वो खर्चा तो दे गई, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ आपको, वो खर्चा तो दे गई लेकिन वो वकील नहीं माना उन्होंने हमको। और वो बुलंदशहर से एक सीनियर वकील थे, उनके जानकार थे, उनके पास चले गए। तो वकील में ये खुददारी भी होती है, ईमानदारी भी होती है। तो वो ऑनेस्ट वकील थे, उन्होंने कहा कि भाई मैं तो, आप लेट हो गए, मैं तो इसी मुकदमे में आपके खिलाफ पार्टी का वकील ऑलरेडी हो चुका हूं। तो ऑर्डर गए। तो सोचा अब और दिक्कत हो गई, उधर तो नए वकील, नया लड़का है और इधर ये सीनियर वकील हो गए, बड़ा मुश्किल है। खैर हमने उनको जैसे तैसे करके समझाया, कन्विंस किया और हमने आर्गुमेंट किया। अल्लाह रहम डिस्ट्रिक्ट जज थे हमारे यहाँ, बहुत ही कोऑपरेटिव नेचर के डिस्ट्रिक्ट जज रहे थे। तो हमने आर्गुमेंट किया, उनकी जमानत 307 की थी, वो हो गई। तो बड़े खुश हुए, मिठाई बांटी उन्होंने, हमें फीस दी। और फिर अगली बार, क्योंकि इतना अनुभव हमें भी हो गया था कि जज साहब किस बिंदु पर हमारे पक्ष में निर्णय देंगे, किस बिंदु पर नहीं देंगे, लेकिन उनका भरोसा अब हम पर पूरी तरह से हो गया और हमें ये पता थी कि ये निर्णय जो अगला क्लाइंट है, को एक्यूज था, उसकी बेल अलाउ नहीं होगी। लेकिन उन्होंने जो है, क्योंकि हमने गारंटी नहीं दी थी, हमने ये कहा कि हम जो है बहस करने की फीस है हमारी, हमारा परिणाम देने की गारंटी नहीं है। तो इस बात से वो थोड़े प्रभावित हुए कि ये स्पष्ट बात बता रहे हैं। तो हमारा भी अनुभव था, जब रोज हम बहस करते थे तो हमें पता है जज साहब या मजिस्ट्रेट किस बिंदु पर किस तरीके का निर्णय देते हैं। तो डायरेक्ट एविडेंस था उसके अगेंस्ट एक्यूज के,
तो हमें पता थी डायरेक्ट एविडेंस में वो बेल नहीं देंगे, लेकिन उनका भरोसा हम पे इतना हो गया कि इन्होंने इतनी बेहतर बहस की है। हाँ, इस बीच में एक एपिसोड ये भी हुआ, जैसे हम बहस करके निकले तो सीनियर वकील साहब को मैंने उनके पैर छुए, क्योंकि एक अभिवादन के तौर पे हमारे वरिष्ठ हैं, हमारे अधिवक्ता समाज के वरिष्ठ एडवोकेट हैं। तो हमारी पार्टी और ज्यादा डर गई कि यार ये तो हमारा वकील तो इनके पैर छू रहा है। तो मैंने कहा ये हमारा संस्कार है, ये हमारे अधिवक्ता समाज के सीनियर एडवोकेट हैं, सम्मान करना हमारी प्राथमिकता, हमारी जिम्मेदारी, हमारी ड्यूटी है। हमने बहस कर दी, निर्णय तो वहां से आएगा, हमारे पैर छूने से या इनका सम्मान कम ज्यादा करने से निर्णय थोड़ी प्रभाव पड़ेगा। खैर 2-3 बजे करीब आया तो वो निर्णय हमारे फेवर में आ गया। बड़े खुश हुए, मिठाई बांटी, ये हुआ वो हुआ। अगली क्लाइंट की फिर हमने जो बेल डाली, और हमें ये पता थी कि वो बेल नहीं होगी, लेकिन उनका भरोसा था। तो दूसरे उनके साथियों ने कहा, जो परिवार के और लोग थे, कि अब तो सीनियर वकील को कर लो किसी को, अब के तो हो गया मामला, आगे की पता नहीं क्या होगा। तो उनमें से एक बोले कि देखिए तुम किसी को कर लो, लेकिन मैं परमिंदर भाटी को जरूर वकील रखूंगा इसमें। तो फिर वो किसी पे नहीं गए, वो हम पे ही रहे। हमने आर्गुमेंट किया, उसकी बेल खारिज हो गई। तो ये एक भरोसा होता है वकील का, कि जब उनको भरोसा नहीं था तो हमें देना पड़ा, हमें फीस भी बाद में लेनी पड़ी। हाँ। और जब भरोसा हो गया तो फीस हमें पहले आ गई और रिजल्ट उनके विपरीत आ गया। तो एक वकील का ये प्रैक्टिकल अनुभव बता रहा हूं आपको। तो ये भरोसा तब हुआ जब हमने उनको सिद्ध कर दिया कि हमने बेहतर आर्गुमेंट किया है। और सौभाग्यवश ये हुआ कि हमारा अनुभव था, हमें पता थी कि रिजल्ट हमारे फेवर में आएगा, ये हमें पता थी, लेकिन हम ये कह नहीं सकते थे। एक और चीज है कि जब भी जो भी एडवोकेट होता है वो स्टार्टिंग फेज में होता है, तो वो पैसों के पीछे भागता है। और पैसों के पीछे भागने के साथ साथ ना तो उसके हाथ में पैसा लग पाता है और ना ही क्लाइंट। तो इसके पीछे आप क्या कहना चाहेंगे? अगर 1% रिजल्ट नहीं आता तो फिर एक वकील की रेस्पेक्ट घटती, परमिंदर भाटी की नहीं, एक वकील की रेस्पेक्ट घटती। तो इसलिए जो है वकील को कभी भी गारंटी नहीं लेनी चाहिए। वकील को गारंटी इस बात की लेनी चाहिए कि मैं जिस केस में अपियर होऊंगा उस केस में बेहतर तरीके से आर्गुमेंट करूंगा, आपके फैक्ट रखूंगा। रिजल्ट देना पक्ष या विपक्ष में वो जज का और मजिस्ट्रेट का काम है। ये कॉन्फिडेंस के बाद साथ आप अपने क्लाइंट से बात करिए, तो क्लाइंट भले ही आपको वकील करे ना करे, अगर गलती से उसने कोई दूसरा वकील कर लिया और रिजल्ट तब भी उसके फेवर में नहीं आया, तो वो 100% आपको याद करेगा कि यार उन्होंने बिल्कुल साफ बताई थी बात, अगर मैं उनको कर लेता तो हो सकता मुझे फीस भी कम देनी पड़ती और रिजल्ट तो तब भी यही आ रहा था। कम से कम उन्होंने मुझे साफ तो बता दिया, गारंटी नहीं ली। तो ये, क्योंकि जो पेशा है वकील का, ये बहुत पारदर्शिता का पेशा है। इसमें जितने आप ईमानदार रहेंगे, जितना आप रिजल्ट ओरिएंटेड मेहनत करेंगे, उतनी ही आपकी रेस्पेक्ट बढ़ेगी। और एक समय फिर ये आएगा कि आपके पास क्लाइंटों का भरोसा जैसे बढ़ता चला जाएगा, जुडिशरी की नज़र में आपकी इज्जत बढ़ती चली जाएगी, तो लोग अपने आप आपकी चर्चा करेंगे और निश्चित तौर पर आपका पेशा ये आगे बढ़ता चलाएगा। आप जो है एक अनुभवी, एक समृद्ध और एक समाज के लिए एक ऐसी दिशा देने की स्थिति में आ जाएंगे कि आप को लोग देख करके वकालत के पेशे में आएंगे। तो मेरा तो यही संदेश है कि आप जो है रिजल्ट ओरिएंटेड मेहनत करें। रिजल्ट क्या आएगा इस बात से विचलित ना हो। रिजल्ट देना ना देना ये फैक्ट के ऊपर बात है। आप, हम सब एडवोकेट हैं, आप देखो सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े लॉयर्स हुए हैं, आपने देखा होगा वो आर्गुमेंट करते हैं, रिजल्ट कई बार उनके पक्ष में नहीं आ पाते हैं, जबकि वो लाखों में करोड़ों में फीस लेते हैं। होता है। तो ये क्योंकि उन्होंने एक भरोसा बनाया है, उनका इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि वो रिजल्ट क्या आएगा। उन्होंने ये भरोसा बनाया कि मैं काबिल हूं इस बात के लिए कि मैं इस केस को, मैं इस भरोसे के साथ आपका वकील बन सकता हूं, आपकी बात रख सकता हूं कोर्ट के सामने, और इसलिए आपने मुझे एडवोकेट किया है। तो ये सारी चीज है। तो अब एट लास्ट बस मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, ऐसे कोई 3 पॉइंट्स, ऐसी कोई 3 बातें जो आप वन शॉट बता सके उनको,
कि इन 3 बातों का उनको ध्यान रखना चाहिए ताकि इन फ्यूचर वो कोई गलती ना करें? देखिए, 3 क्या, सबसे पहले तो अपनी जो दिनचर्या है, जीवन शैली है, घर से लेकर के, समाज से लेकर के और न्याय कोर्ट्स तक बिल्कुल अपने आप को इस तरीके से रखना चाहिए ताकि लोग आपके किसी भी एंगल से आपको क्रिटिसाइज ना करें। आपका व्यवहार, आपका पहनावा, आपकी वे ऑफ टॉकिंग, आपकी बात करने का ढंग और आपका कोर्ट में पेश होने का तरीका, आपका अपने क्लाइंटों के प्रति ईमानदारी का भाव, निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ बात करना, यही एक ऐसा मंत्र है जो आपको एक बेहतर वकील बना सकता है, समाज में बेहतर तरीके से स्थापित कर सकता है और आपके पेशे को आगे बढ़ा सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जैसे कि आप लोगों ने जो भी आपके क्वेश्चंस थे, जो भी आपके डाउट्स थे, हमने इस वीडियो में क्लियर करे। अगर इसके अलावा और भी ऐसे कोई क्वेश्चन या ऐसे कोई आपके मन में ऐसे प्रश्न आते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर को देखनी पड़ रही है या आपको फेस करनी पड़ रही है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और बाकी मैं परमिंदर भाटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि वो समय निकाल कर हमारे यहाँ आए और आप लोगों को इन सारी चीजों के बारे में बताया। बाकी मिलते हैं एक और नई वीडियो। धन्यवाद सागर जी, और मेरी शुभकामनाएं आपको, आपके चैनल को। आपका चैनल भी जिस मेहनत, ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ कार्य कर रहे हैं, निश्चित तौर पे एक दिन ये ऊंचाइयों को छुएगा और हिंदुस्तान के बड़े चैनलों पे आपका नाम होगा। आप लगातार इतनी मेहनत से करते रहें, मेरा आशीर्वाद है आपको। धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बाकी ऐसे कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई सवाल होते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कोई नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।